तो हेलो दोस्तों, ये सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं जो कि मैंने सभी एग्ज़ाम से सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन निकाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम का नाम बीपीएससी एएलडीसी का है, बीपीएससी एई का है, बिहार दरोगा है, बीपीएससी शिक्षक ग्रुप डी डीईओ, पटना हाई कोर्ट, पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला, बिहार पुलिस सिपाही, फॉरेस्ट गार्ड, पर्यावरण रक्षक, स्टेनोग्राफर, CSBC, DRDO, ST8 ऑडिटर, मतलब बिहार की जितनी भी एग्ज़ाम थी ना, वहाँ से एंशियंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन थे ना, मैंने टोटल क्वेश्चन को निकाला है, जिसमें से मुझे टोटल 520 क्वेश्चन मिले और उनके साथ मैंने रिवीजन चार्ट भी दिया है, ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट भी जाए ना तो ये रिवीजन चार्ट से आपका कंप्लीट हो जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी दे रहे हैं या कोई बिहार पुलिस छोटा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये अगर आप क्लास देख लेते हैं 500 क्वेश्चन 520 क्वेश्चन का ये सीरीज़ देख लेते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एंशियंट हिस्ट्री से आपका कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, क्योंकि साथ में मैंने रिवीजन चार्ट ऑलरेडी दे रखा है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं इसको 2 खंड में करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो मुझसे आज देखते हैं कि आज हम लोग कितना देख सकते हैं पार्ट 1 में, तो और अगले क्लास में मैं पूरा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और मैं देखिए आप लोग को टॉपिक वाइज दूंगा, पाषाण काल, इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक काल, इस तरह से मैं करते जाऊंगा। मैं टॉपिक वाइज सब क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये आपके रिवीजन के लिए या आपके जो भी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? तो यह हुआ था 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट है कि कृषि की शुरुआत संभवतः 7000 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो मेहरगढ़ से, ये बहुत पूछता है। और नवीनतम खोजों के अनुसार लहुरा देव से कब मिला था? तो 9000 से 800 ईसा पूर्व के प्रमाण मिले हैं। मनुष्य द्वारा पहली फसल कौन थी? तो जौ थी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बार्ले, ठीक है। बहुत लोग गेहूँ मार देता है, ठीक है, जो कि गलत है। पहले जौ हुआ था, फिर गेहूँ हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग हम लोग का शुरू अगर बोले तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। 9000, 12000, 6000 ईसा पूर्व कोई नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 4200 ईसा पूर्व के में मिलता है, जो कि तमिलनाडु में है। इससे पहले 2000 और 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। दिए गए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है, ये आपका ई आंसर हो जाएगा, ठीक, जो कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 2023 में। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए? तो मेहरगढ़ से। बाकी आप लोग देखते हैं मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान से 700 ईसा पूर्व पशुपालन खेती के साक्ष्य मिले हैं। यह गेहूँ, जौ और खजूर की खेती होती थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है, क्या है? तो 10,000 ईसा पूर्व है, ठीक है। और प्रतिनूतन काल की समाप्ति लगभग 10,000 ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। इसके बाद वर्तमान होलोसीन युग शुरू हुआ था। तो ये पूछ सकता है कि होलोसीन युग कब शुरू हुआ था? तो 8,000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था, ठीक है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबा, ठीक है। और ये आप लोग व्याख्या देख लेंगे। और इसका प्रयोग कब होता है? 500 ईसा पूर्व होता है। 500 नहीं, 5000 ईसा पूर्व। फिर है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत किस नदी के घाटी में प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी, ठीक है। और भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी के कहाँ पे? हथनौरा, होशंगाबाद, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में से 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? अरुण सोनकिया द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो प्राचीनतम संस्कृति बोले तो पूरा पछाड़िक संस्कृति मानी जाती है, ठीक है। और पूरा पछाड़िक काल लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। ओके, अब बोले कि भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रशल्य स्थल कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें, यह है आपका भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? तो रायसेन जिला में, कहाँ? मध्य प्रदेश। और देखिए, अगर आपको घूमने जाना है तो ये आपका अभी क्या स्थिति है, ये आप लोग यहाँ पे जाकर फोटो देख रहे हैं, लड़के सब जाए हैं और फोटो खिंचा रहे थे। यहाँ पे बहुत हम लोग का मतलब पुराने की चीज़ें हैं, तो आप लोग को देखना चाहिए कभी कभी घूमने जाए, क्योंकि 2003 में ये कब हुआ था? यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से ही हुआ है, ठीक है। और महाराष्ट्र के पाटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से बने मनके मिले हैं, जो उच्च पुनः काल के हैं, ठीक है। तो उसके साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र के। पूछ देगा कि शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके कहाँ से मिले हैं? तो महाराष्ट्र के पाटनी नगर से, ठीक है। तो ये भी पूछता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं?
तो नौ पछाड़ी संस्कृति। और चिरांद कहाँ है, तो चिरांद पुरास्थल कहाँ है जी, तो ये बिहार में है, ठीक है, ये मैंने दे दिया है। और बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद एक महत्वपूर्ण नौपछाड़ी का स्थल है। यहाँ से हड्डी के उपकरण और चावल की खेती पर पूछता है कि हड्डी के उपकरण कहाँ मिले हैं, तो चिरांद से। फिर बोला कि जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नौपछाड़ काल। मतलब नौपछाड़ काल में ही कृषि का शुरुआती माना जाता है, क्योंकि लोग बसने लगे थे और उन्होंने कृषि, मतलब जब कृषि शुरू किया तो कृषि को देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को बसना होगा, तो वहीं बसने लगा मतलब नगर की क्या बोलते हैं, गाँव की बस्ती बसने लगी थी। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में है, तो दमदमा आपका पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में है। दमदमा उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के जिले में है। यहाँ से 41 मानव सावधान और भारी मात्रा में पशुओं की हड्डियों मिले थे, ठीक है। तो देखिए मानव के सावधान मतलब जो कब्रिस्तान उस्तान हम लोग मानते हैं वो मिला था, ठीक है। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था, तो कुत्ता था, सबको पता है। नियोलिथिक का अर्थ क्या है, तो नियोलिथिक का अर्थ है नौपछाड़ काल, ठीक है। पछाड़ युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, तो पछाड़ युग के काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को गणासा कहा जाता था, जो कि आजकल लोग गणासा किसको बोलते हैं, वो आप देखे होंगे परशुराम जी का गणासा टाइप ही था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। तो देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन से था 15 क्वेश्चन ही मुझे मिला था पूरा पछाड़ काल से, तो मैंने 15 क्वेश्चन दे दिया है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता से देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं कि बोला है कि लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक नगर का नाम क्या था, तो लोथल था। और लोथल कौन सा था, लोथल में आपका पता है कि बंदरगाह था, ठीक है। लोथल गुजरात सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। यह भोगवा नदी के किनारे, पूछता है कि लोथल किसके नदी पर, तो भोगवा नदी के किनारे पर है। और ये आपका चित्र देख सकते हैं, ये आपका हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक व्यवस्थित नगर थी, ठीक है। देख रहे कितने अच्छे से व्यवस्थित है। फिर बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए हाई लेवल बीपीएससी में आपको पता है कि हाई लेवल में 2025 में जस्ट हुआ था नवंबर में कि दिसंबर में एग्जाम हुआ था ESO का, तो उससे यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी। तो ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये गलत है। मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति नहीं, बल्कि हड़प्पा उससे पुरानी थी ना। सभ्यता भर में मानक बट्टे और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति के एक रूपता का प्रतिनिधित्व करता है, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे, तो ये नहीं कर सकते, तो हमारा केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया। अब हम लोग को इसमें से क्या बोलना है, तो देखिए आपको मैं व्याख्या दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हड़प्पा लिपि अपनी विशिष्ट चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, लिपि कौन सी है, मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि थी, उसकी अपनी ही विशिष्ट थी, ठीक है। इसका स्पेशल हड़प्पा का अपना ही चित्रात्मक लिपि थी, तो ये तो गलत हो गया कि हम मिस्र और मेसोपोटामिया की नहीं थी, तो ये गलत हो गया। बाट और माप मानकृत थे, ये कथन सही है, ठीक है। बाट और मानकृत के ये बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग कुम्हार के चाक का प्रयोग जानते थे, मतलब वो चाक में बनाते थे ना कि हाथ से बनाते थे। देखिए यहाँ पर लगा है हाथ से, जबकि वो क्या बनाते थे, चाक से, जो कि कुम्हार आजकल जो बनाते हैं चाक से, तो ये था। तो ये भी 3 वाला भी गलत हो गया, तो आपका केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर वाला संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो धौलावीरा से। ये भी देखिए BPSC DSO का जो एग्जाम हुआ था 2025 में, उससे क्वेश्चन है। स्थल बड़े अक्षरों का एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा, ठीक। धौलावीरा गुजरात में है, से 10 बड़े चिन्हों वाला एक सूचना पट साइन बोर्ड मिला था, ठीक है। प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है, तो कालीबंगन आपको राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में, पूछता है कि कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में, तो हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी किनारे, तो घग्गर नदी किनारे स्थित है। और यहाँ से क्या मिलता है जी, तो कालीबंगन से कालीबंगन यानी बंगन मैंने चूड़िया होता है, कहते काली चूड़िया और जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। इस समय मोहनजोदारो किस देश में है, तो मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। और ये ना लुप्त है, देखिए मोहनजोदारो और हड़प्पा अभी लुप्त में है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में और सिंधु नदी के तट पर है। देखिए सिंधु नदी के तट पर है कौन, ये मोहनजोदारो। लेकिन जो हड़प्पा है वो किसी रावी नदी के किनारे है, ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में होता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा
पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा ब्यास नदी नहीं, अभी मैंने बताया रावी नदी किनारे, ठीक। हड़प्पा के उत्खनन आर.डी. बनर्जी नहीं, आर.बी. नहीं बल्कि दयाराम साहनी थे, तो ये भी गलत हो गया। छत्रवाल ताम्र रथ हड़प्पा से मिला था, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी किनारे बिल्कुल सही है ना, हड़प्पा रावी नदी किनारे है, तो 3 वाला गलत हो गया, ये सही दिया है इसका, तो सही है। दयाराम साहनी उत्खनन करते थे, बिल्कुल सही है, तो चौथा में दूसरा दिया था तो गलत। और ताम्र रथ कहाँ से मिला था, दायमाबाद से, जबकि यहाँ बोला है हड़प्पा से, तो आपको पता होना चाहिए ताम्र रथ कहाँ से मिला था, दायमाबाद, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका व्याख्या भी देख सकते हैं, अच्छा से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुती गई प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा से, तो कालीबंगा से, मैंने जो अभी जस्ट इससे पहले बताया था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो कालीबंगा से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। और देखिए मैंने कौन सी एग्जाम में पूछा गया है, मैंने सब बता देखा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। फिर है कि हड़प्पा संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे, तो तांबा और कांसा से थे, ठीक है। इसीलिए तो इसको कांस्य युगीन भी बोला जाता है, ठीक है, कांस्य युगीन भी इसको बोला जाता है। ITI खड़गपुर के अध्ययन दल के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होने का सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था, तो 900 वर्ष। मतलब यहाँ पे 900 वर्ष लगातार वर्षा नहीं होता है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो यहाँ पे पकी हुई ईंटों से बनी इमारत बनाई गई थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी, तो नगरीय थी, याद रखिएगा, और एक व्यवस्थित नगरीय थी। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, तो बनावली से, ठीक है। हल का टेराकोटा मतलब समझ रहे होंगे, वो जो फाड़ होता है ना, उसी को टेराकोटा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो नहीं थे, तो B.S. स्मिथ, ठीक है। B.S. स्मिथ एक क्या थे, प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ना कि उत्खननकर्ता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित पुरातत्व स्थल लोथल किस नदी के, तो भोगवा नदी, जस्ट पीछे बताया। अगला है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। धौलावीरा में देखिए, धौलावीरा फेमस था अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, तो लाल होता था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस युग के अंतर्गत आती है, तो आदि ऐतिहासिक काल, यह भी पूछता है। जिस लिपि ने पढ़ी न जा सके इसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। जिस लिपि को, क्योंकि इसका क्या था, भाव चित्रात्मक लिपि था, उसको पढ़ा नहीं गया, तो इसलिए इसको क्या बोला, आदि ऐतिहासिक काल बोला गया। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारी संबंध था, तो मेसोपोटामिया से था। सिंधु घाटी के लोग कैसे थे, तो शाकाहारी और मांसाहारी थे, ठीक है। केवल मांस भर खा के कैसे जी सकता है, बाघ थोड़े है कि केवल मांस भर खा के जी जाएगा। और शाकाहारी रहेगा तो, और शाकाहारी और मांसाहारी, जब मान लीजिए मांस खाएगा और फिर शाक है, तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो जाएगा, जिसको हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल जो स्थित है, कहाँ था चनहुद्रो, तो चनहुद्रो आपको सिंध में, ठीक है। और पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस, ये पीलीबंगा नहीं बल्कि कालीबंगा है, ठीक है। कालीबंगा पुरास्थल किस भारतीय राज्य में, तो ये राजस्थान से, मैंने जस्ट अभी पीछे चर्चा किया था। फिर बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कालीबंगा कहाँ है, अभी जस्ट मैंने बताया, राजस्थान में, ठीक। सुरकोटदा, तो सुरकोटदा आपका कहाँ था, तो यह है हरियाणा में, सुरकोटदा हरियाणा में, हाँ ठीक है। कोटदीजी कहाँ है, तो कोटदीजी आपका सिंध में है, और बनावली भुज कच्छ में, कहाँ पे, गुजरात के आसपास है, ठीक है। बनावली यार, ये भुज कच्छ, ये बनावली नहीं, बनावली, ये भुज कच्छ, ये आपका हरियाणा में आ जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ से ही, तो अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि बनवाली से आपका हर का जो फार क्या नाम था, टेरिकोटा, क्या नाम था, उसी तरह टेरिकोटा का मिला है साक्ष्य, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि कैसी नगरी थी हड़प्पा सभ्यता का, देख रहे क्षेत्र कैसे था, एकदम मतलब व्यवस्थित पूरा था, देख रहे हैं, बिल्कुल कितना अच्छा देखने में, कितना देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है देखने में,
तो ऐसे होना चाहिए नगर। अगर ऐसे नगर होता है तो बिल्कुल अच्छा लगता है। और आज अभी देखिए हड़प्पा सभ्यता कितने पीछे साल थे और अभी देखिए मतलब इतना साल आगे होने का, इतना टेक्नोलॉजी आने के बाद में हम लोग कितना पीछे हैं। तो याद रखिएगा काली, ये हम लोग का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे व्याख्या दिया है कि कालीबंगा राजस्थान से, सुरकोटिया गुजरात से, सुरकोटिया गुजरात और कच्छ से हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम लोग का गलत है ना, सुरकोटिया ये हो जाएगा भुज कच्छ से, ठीक। और कोटजीजी हो जाएगा हमारा कहाँ पे, कोटजीजी हो गया हमारा, तो ये कोटजीजी आपका सिंध पे हो गया। और बनावली हो गया हरियाणा, यानी हमारा ये गलत हो, ये डी नहीं होगा बल्कि कालीबंगा 1 का 3 ये हो गया। और बी का 1 सुरकोटिया भुज कच्छ सही है, सी का 2 हो गया कोटजीजी सिंध सही है, और डी का 4 हम लोग का बी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदारो से मिला है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा है। और मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था, ठीक है। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु लिपि की लेखन दिशा कौन सी है, तो दाहिने से बाएं है, ठीक है। ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा गया है, ठीक है। मतलब दाहिने से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस तरह लिखा गया। यह लिपि दाएं से बाएं वो लिखी जाती थी। इसे पद्धति को क्या होते हैं, ब्रुस्टोफेडन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो जलाशय के प्रमाण धौलावीरा से मिला है। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, तो सूती वस्त्र नहीं मिले, ठीक है। सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदारो से मिले हैं, न कि हड़प्पा से मिले हैं, याद रखना। और ये देखिए पोट्री, बर्तन, गहने और ताम्र शीशा ये सब मिले हैं हड़प्पा से। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त, अभी जस्ट मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो आहार ये संबंधित नहीं है, बल्कि आहार एक ताम्र पछाड़ी का चालकोलिथिक स्थल से जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग के किस धातु का उपयोग नहीं किए थे, तो लोहा का आपको पता है कि नहीं हुआ था। लोहा आपको वैदिक काल में आ जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो मेसोपोटामिया से। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह ये लोथल है, बिल्कुल मैंने पहले बता दिया। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी यानी डाइकवाड यानी इसी बंदरगाह ही बोल रहा है, तो लोथल से। फिर हम लोग कुछ रिवीजन चार्ट से देख लेते हैं कि विशाल स्नानघर कहाँ से हुआ था, तो मोहनजोदारो से। और ये कहाँ है मोहनजोदारो, तो सिंध के नदी किनारे, और सिंधु नदी किनारे और पाकिस्तान में। बंदरगाह यानी गोदीवारा लोथल से, और कहाँ पे, गुजरात में भोगो नदी किनारे। जूते हुए खेत कालीबंगा से, और ये कहाँ है, राजस्थान में। जल प्रबंधन जलाशय तो धौलावीरा, और धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। मिट्टी का हल टेराकोटा कहाँ है, बनावली कहाँ है, हरियाणा में। और मनके बनाने का कारखाना चनहुद्रो, जो कि लोथल से भी मिला हुआ है मनके बनाने का कारखाना, तो चनहुद्रो लोथल दोनों है। और चनहुद्रो कहाँ है, सिंध में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और लोथल क्या है, गुजरात में। ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित संबंधित नहीं है, तो बालाथल ये संबंधित नहीं है, बल्कि क्या है, बालाथल राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक ताम्र पछाड़ी यानी चालकोलिथिक स्थल है, ठीक है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो कालीबंगा से। जस्ट मैंने पहले बहुत चर्चा किया है। सिंधु सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित कहाँ से है, तो शेलखड़ी से निर्मित है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अस्टिएटाइट। ये कभी ना शेलखड़ी ना लिख के हिंदी में ही लिख देता है अस्टिएटाइट, याद रखिएगा। और मुख्य रूप से कैसे होते थे, चौकोर होती थी। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, तो दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का अर्थ है दजला फरात नदियों की बीच की उपजाऊ धरती, तो याद रखिएगा। और ये देखते तो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह का। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे प्राप्त पशुपतिशील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, तो आपको याद रखना चाहिए कि गाय का अंकन नहीं है, ठीक है। बाघ, हाथी, गैंडा सब है। कौन कौन है देखिएगा, बाघ है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा भी अंकित है। जबकि नीचे 2 हिरण भी है, नीचे हिरण बैठा हुआ शायद है। गाय का अंकन कहीं नहीं है, ठीक है, तो गाय हो जाएगा। कौन कौन है, बाघ, हाथी, गैंडा के साथ क्या क्या, भैंसा भी, और उसके साथ में हिरण भी है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा गुजरात में स्थित है, तो लोथल आपका गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगा आपका राजस्थान में हो गया, बनावली आपका हरियाणा में हो गया, रोपड़ आपको कमेंट करना है कि कहाँ पे है, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, अभी जस्ट मैंने बताया भोगवा। आगे चलते हैं हम लोग को ये मिलान करना है।
बोला कि लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात है। रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ पंजाब में है। ठीक, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया, रोपड़ पूछा था तो कमेंट आप लोग कर दिए होंगे। राखीगढ़ी हमारा ये आपका हो जाएगा, नहीं राखीगढ़ी पंजाब में है भाई। कालीबंगा तो राजस्थान हो गया। ठीक, लोथल गुजरात हो गया। राखीगढ़ी हमारा हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, रोपड़ हमारा हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा रोपड़ कहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है हरियाणा में। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पर है। ये सुमेलित करना है। तो सिंधु कहाँ पे है, तो सिंधु आपका देखिए सिंध बोला है। ठीक है, क्षेत्र और पूरा स्थल, तो क्षेत्र सिंध कहाँ है, पहले पश्चिम पंजाब कहाँ है, दक्षिण बलूचिस्तान कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, तो हरियाणा में कौन सी है, तो सिंध में क्या है, ये सब आपको याद रखना है। तो सिंध में आपका कोट जीजी आ गया। ठीक, पश्चिम पंजाब में क्या आ गया, पश्चिम पंजाब, तो पश्चिम पंजाब में हमारा ये राखीगढ़ी आ गया। ठीक, दक्षिणी बलूचिस्तान में हमारा सरायखेल आ गया और हरियाणा में बालाकोट आ गया। ठीक है, लेकिन कुछ डाउट है हमको, आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ा हूँ कि आप लोग इसको देख लेंगे अपने मन से कि सच में है कि नहीं, क्योंकि मुझको थोड़ा डाउट है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति करते थे। बिल्कुल सही है। मार्शल ने पशुपति शिव को आदि शिव कहा था। बिल्कुल सही है। रिवीजन चार्ट हम लोग देख सकते हैं। तो यह है कि हड़प्पा किसके नाम, रावी नदी पर, और कहाँ पे, पंजाब पाकिस्तान में। मोहनजोदारो सिंधु नदी किनारे और सिंध पाकिस्तान में। लोथल भगवा नदी किनारे और गुजरात में भारत में। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे राजस्थान में। और रोपड़ सतलज कहाँ, पंजाब में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो कौन सा, कांस्ययुगीन थे। ठीक है, इसलिए तो कांस्ययुगीन बोला जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी और कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण होता था। सिंधु निवासी के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था, तो कौन सा तत्व नहीं था, तो मातृ देवी की उपासना बिल्कुल था। लिंग तथा एवं योनि की पूजा बिल्कुल था। पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की पूजा बिल्कुल सही था। विशिष्ट मूर्ति पूजा नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका व्याख्या देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस देश में स्थित है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, किससे बने होते थे, तो ये ताम्र, टीन और कांसे से बने होते थे। ठीक है, मोहनजोदारो की खोज आर डी बनर्जी ने कब की थी, तो आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी 1922 में। बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल पंजाब में है, तो पंजाब में अगर बोले तो हड़प्पा हो गया। ठीक, रहमान ढेरी हो गया, सराय खोला हो गया, जलीलपुर हो गया। अब हड़प्पा देखिए ये ना पश्चिम पंजाब में आ जाता है, तो ये हो जाएगा, तो आपका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। ठीक है, और यहाँ ना उपजाऊ बंगाल, मतलब बगीचों का भी क्षेत्र बोला जाता है इसको, तो बगीचा भी बोला जाता है। पता नहीं इसको किस चीज़ का बगीचा बोला जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदारो को बगीचा भी बोला, उपजाऊ मिट्टी का बगीचा भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, तो गेहूं की खेती के लिए। ठीक, हड़प्पा सभ्यता मेहरगढ़ से लगभग 7000 ईसा पूर्व के गेहूं उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर बोला है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्यिक उन्नत दशा में थे। बिल्कुल सही है। मातृ देवी को प्रसन्न, बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित है, नहीं, ये गलत है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि आप वैदिक सभ्यता हम लोग का शुरू होने वाला है। तो वैदिक सभ्यता आप देख सकते हैं कैसी नगर थी, ये भी बिल्कुल बढ़िया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नजर है। यहाँ पे लोग कर्म कांड बहुत, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये शुरू होना हो गया था, और यहाँ पे वेद मिले हैं। तो वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, तो गार्गी ये नहीं है, क्योंकि इसमें कौन कौन है, घोषा है, अपाला है, विशोवारा है। गार्गी उत्तर वैदिक काल की प्रसिद्ध महिला दार्शनिक थी। देखिए गार्गी ऋग्वैदिक नहीं बल्कि उत्तर वैदिक से, जबकि घोषा, अपाला और विशोवारा ऋग्वैदिक काल की 22 महिलाएं हैं। ठीक है, फिर बोले पुरुषार्थ कितने हैं, तो पुरुषार्थ हमारे 4 हैं। कौन कौन है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब धार्मिक हो गया, अर्थ माने
पैसा हो गया, काम मतलब आप समझ रहे हैं, काम वो ये काम करने वाला नहीं बल्कि वो वाला काम है। और मोक्ष मतलब मृत्यु, मतलब मृत्यु के बाद मोक्ष होता है। जो प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपको पता है कि 4 वेद है, ऋग्वेदिक है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। तो जो हमारा ये है सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। तो ऋग्वेदिक अगर कोई बोले तो कौन कौन है, तो पहले ऋग्वेदिक, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद आया था, ठीक है। और हम लोग का रियल वेद 3 ही माना जाता है, ठीक है। अथर्ववेद तो ये बाद में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र आपको पता है कि ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, जो कि सूर्य की पुत्री गायत्री के लिए लिखा गया है, ठीक है। और किसने लिखा था, आपको विश्वामित्र ने, आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है, तो 7 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 होते हैं, ठीक। तो त्रयी का अखबार क्या है, तो 3 वेद, जो अभी जस्ट मैंने बताया। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधुओं में समाविष्ट नहीं थी, तो साबरमती नहीं थी, ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो परशुराणी, ठीक है। और 10 राज्य युद्ध परशुराणी, इसको आधुनिक रूप में क्या बोलते हैं, तो परशुराणी का नाम आजकल रावी हो गया है। नदी के तट पर सुदास और दास राजाओं के संघ के बीच लड़ाई को बोला जाता है, ठीक है। सुदास था एक तरफ और एक 10 राजाओं को, और इसी को लोग बोलते हैं ना कि जो महाभारत हुआ था ना, लोग इसी को समझते हैं, जो 17-18 दिन का लड़ाई हुआ था यही वाला युद्ध था। ऋग्वेदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो सोम और इसमें पेपर नामांकित देवता को, ठीक है। पूछता है कि 9वां मंडल किसको है, तो सोम को है, ठीक है। बोगजकोई का महत्व इसलिए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये बीपीएससी में पूछा होगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, तो ये होता है धर्मशास्त्रों के समय में, ठीक। निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो यजुर्वेद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता नहीं था, तो कार्तिकेय नहीं था, ठीक है। कार्तिकेय किसके हैं, आपको पता है, ये गणेश जी के भाई हैं। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 18 मानी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो ऋग्वेदिक कौन है, ऋग्वेद यानी ईश्वर की स्तुति है, और इनके पुरोहित को क्या बोलते हैं, तो होता या होत्रु। और प्राचीनतम वेद में ये सबसे प्राचीनतम वेद है, और इसमें कितने है, 10 मंडल, और इसमें गायत्री मंत्र मिलता है। सामवेद कौन है, तो गायन और संगीत से रिलेटेड है, और इसके कहा बोलते हैं उद्रात बोला जाता है, ठीक है। और भारतीय संगीत का जनक इसको बोला जाता है, सामवेद को। यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड को ऋषि अनुष्ठान है, और इसके वो क्या बोलते हैं, अधर्यु बोले जाते हैं, ठीक। और इसमें 2 पद मिलते हैं, गद और पद दोनों में लिखित है। अथर्ववेद ये जादू टोना, औषधि, ब्रह्म, और इसके पुरोहित कौन है, तो ब्रह्मा है, और सबसे बाद का वेद इसको माना जाता है, ठीक है। फिर हम लोग नदियों के बारे में करें, उनके आधुनिक और प्राचीनतम। तो परशुराणी का आधुनिक नाम क्या है, तो ऐसे पूछता है कि रावी का प्राचीनतम नाम क्या है, तो परशुराणी। झेलम का तो वितत्सा। चिनाब का ये बिस्ता नहीं बल्कि वितत्सा बोला जाता है। चिनाब का अस्कनी है। व्यास का विपाशा है। सतलज का शतुद्री है, और काबुल का कुभा है, तो सही है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब वैदिक सभ्यता का अगला पार्ट देखते हैं। बोला है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधान सभाएं क्या थी, तो समिति और सभा थी, ठीक है। और सभा की है बुजुर्गों का और कुलीन का संस्था थी, जबकि समिति आम जनता की सभा थी, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श। ये पूछता है सभा किसके थी, तो बुजुर्गों का था, जबकि समिति आम जनता का था। अब अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है, तो पतंजलि है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी, और वर्तमान में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वेद अभी जस्ट मैंने बता लिया। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की, तो ये यजुर्वेद है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो वेदांग, ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और इसमें हम कुछ देखते हैं, तो ब्राह्मण, अण्यक, उपनिषद, श्रुति साहित्य वैदिक साहित्य का हिस्सा है, जबकि वेदांगों की रचना बाद में वेदों को समझाने के लिए की गई थी, ठीक है। और हम लोग कुछ देखते हैं, दर्शन और संस्थापक देखते हैं। तो सांख्य दर्शन कौन है, तो महर्षि कपिल थे। योग के महर्षि पतंजलि थे। सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बदरायण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से मिलान सही है, तो मिलान करना है। तो कल्प में क्या आता है,
तो कल्प से होता है हमारा यज्ञ, ठीक। छंद क्या है, तो छंद से है उच्चारण। भाई यहाँ पे मुझको कुछ डाउट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ गलत है, आपको मैं बता दूँ। शिक्षा से क्या है, अगर यहाँ शिक्षा की बात करें तो शिक्षा होता है उच्चारण, ठीक है। और जो आपका कल्प है, ये कल्प आपका होता है ये यज्ञ नियम से, ये कल्प तो सही है, ठीक है। छंद की बात करें तो छंद आपका ये मंत्र हो जाएगा, ठीक है। छंद मंत्र हो जाएगा, यानी ए का 1 सही है, छंद बी का 3 होगा। निरुक्त क्या होगा, तो निरुक्त आपका शब्दों का अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे व्याख्या दिया है ना, ये देख लीजिए। शिक्षा उच्चारण से है, कल्प यज्ञ नियम से, व्याकरण से है, और निरुक्त शब्दों के अर्थ से ज्योतिष काल ज्ञान से है, और छंद मना मंत्रों का पाठ है। तो ये आप लोग 6 देख लेंगे, आपका व्याख्या में सही है, बल्कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का ये आपका व्याख्या देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, तो विश्वामित्र। मैंने पहले बताया इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में, तो 3रे मंडल में, जो सूर्य देवता को सविता को समर्पित है, ठीक है। संग्रहित का अर्थ क्या है, तो कोषाध्यक्ष था, ठीक है। अगला है कि प्राचीनतम भारत में पालागल क्या था, तो पालागल था संदेहवाहक, ठीक। यज्ञ की देखरेख कौन करता है, तो ब्रह्मा करते हैं। निम्नलिखित को सुमिलित करना है, ब्रह्मचर्य तो जन्म से 25 वर्ष, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य होना चाहिए, बिल्कुल सही। गृहस्थ 25 से 50 बिल्कुल सही है, और वानप्रस्थ 50 से 75, और संन्यास 75 से 100। तो ये आपका बिल्कुल सही मिलान है, अपने आप में सही है। तो आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से, ठीक है। और कठोपनिषद से मैंने कई बार बता रखा है, जो भी मैंने प्रैक्टिस करा है उसमें मैंने कई बार बताया कठोपनिषद। तो आप लोग बताना कठोपनिषद से क्या हुआ। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ाई की गई थी, तो 18 दिन, जो मैंने जस्ट पीछे बताया। किस पशु को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया, तो गाय को कहा गया। अघन्य का अर्थ है न मानने योग्य, और गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड या देश का निकाला प्रावधान मिला, यानी तारी पार कर दिया या तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण, तो अथर्ववेद हमने जस्ट पीछे बताया। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आयुर्वेद मैंने जरक को जाना था, ठीक है। निम्न में से वेदों की सही कालक्रम क्या है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जस्ट मैंने पीछे शायद मैंने फोटो में गलत बताया है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये याद रखिएगा। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है, तो वेदांत आपको पता है उपनिषद कितने हैं, तो 108 है, ठीक है। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है, तो मनुस्मृति है, ठीक है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था, तो मनु ने किया था, ठीक है। और ये मनु जो है ना, मनुस्मृति ना बहुत ही बेकार है, क्योंकि इसमें जो भी रचना है ना हमको नहीं लगता वो सही है भाई। इसमें तो ये केवल दुश्मनी वाला ही बात बोला है मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति एक बेकार किताब है मेरे अनुसार, बाकी आप लोग का कैसा पता नहीं। आप लोग को अपना कमेंट बताइएगा अगर आपने कभी पढ़ा हो मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ऋग्वेद के 10 मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्रथम वर्णन मिलता है, ठीक है। पुराणों की संख्या क्या है, तो पुराणों की संख्या 18 है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है, तो रावी, जो प्राचीनतम नाम पुरुषों ने विकल्प अनुसार, ठीक है, नदी का उल्लेख नहीं है, तो रावी। देखिए ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख क्या है, 1 बार है। यमुना का 3 बार है। रावी का उल्लेख परुशरणी के रूप में है, लेकिन रावी नदी का देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन दिया है रावी, तो ये बोला है कि किसी नदी का उल्लेख नहीं है, तो रावी का है, क्योंकि रावी तो बाद में बोला गया, तो ये सही होगा, क्योंकि यमुना भी है उल्लेखित, गंगा भी है, और सरस्वती तो पता है कि ये सबसे पवित्र नदी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो रावी ही सही है, जबकि परुशरणी का था लेकिन रावी का नहीं था, ठीक है। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले घटने की, तो उपनिषदों की रचना है ये यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि अर्थशास्त्र आपको पता है अर्थशास्त्र की रचना ये मौर्य काल में हुआ था। बुद्ध का निर्माण ये भी बाद में आया है। अशोक का शासन ये तो मौर्य काल से ही है, ठीक है। तो यहाँ उपनिषद की रचना सबसे पहले हुई है। अब हम लोग आते हैं महाजनपद से। महाजनपद से आपको पता है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति आपको पता है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और चारों बौद्ध संगति हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था? राजगिरी में। और उसका अध्यक्ष का महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु। देखिए ए के यानी एक याद रख सकते हैं तो राजा को। और द्वितीय को 383 में 100 साल बाद हुआ था, वैशाली में हुआ था। और इसके कौन थे? माध्यक साबाकामी थे। और इसके राजा कौन थे? कालाशोक थे। ठीक। और तृतीय हुआ था 285 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्रु यानी मौगा के पुत्र। इसको याद रखते हैं कि मौगा पुत्र, मोगलीपुत्र से नहीं याद आएगा ना, तो मौगा का पुत्र याद कर सकते हैं। और किसका? अशोक। ये अशोक इसका शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ हुआ था प्रथम शताब्दी में। ठीक। ये देखिए ईसा पूर्व था, ये ईस्वी में आ गया। ठीक है, प्रथम शताब्दी में। तो ये कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। और इसके कौन थे? तो वसुमित्र थे। और इसके उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। पूछ देता है उसका कौन थे उपाध्यक्ष? तो अशोक घोष थे। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है। और इसके किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग कि बोला है कि द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो लोहा का प्रमुख योगदान था। ठीक है। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा यमुना दोआब में नगरीकरण के लिए लोहा सबसे प्रमुख तत्व है, इसलिए इस काल को भारतीय द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। ठीक है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष के आयु में ही बैठ गया था। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में 544 ईसा पूर्व में मगध की सिंहासन पर बैठा था। उसने हरेक वंश की स्थापना की थी। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो अजातशत्रु के समय हुआ था। ठीक है। अगला है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। ये भी बहुत फेमस था। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था। बिंबिसार ने जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। ये पूछता है कि बिंबिसार ने जीवक को किसके इलाज के लिए भेजा? तो अवंती के राजा किसको? चंड प्रद्योत। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी में बिंबिसार डैश पर राज्य करता था। कहाँ पे? मगध पर करता था। ठीक है। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? तो वो किया था अजातशत्रु ने। ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में तो हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। किस शासक के सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना हुई थी? तो उदयन। ठीक है, की थी। ठीक है। हरेक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर, उसका पहले नाम क्या था? कुसुमपुर नगर बसाया और अपनी राजधानी राजगिरी से वहाँ मतलब राजगिरी से क्या किया था? पाटलिपुत्र किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने की थी। और अवंती के राजा की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी। अवंती उज्जैन, ये आपको पता है महाजनपद में। और मैं महाजनपद से कुछ मैं ये आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है तो देखिए। प्रमुख महाजनपद है कौन कौन? मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र दोनों हो जाता है। और यहाँ का फेमस राजा कौन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु थे। ठीक है। और कौशल का तो श्रावस्ती था। और इसके राजा कौन थे? प्रसेनजित, ये बहुत फेमस था। वत्स क्या था? कौशाम्बी। और राजा कौन था? उदयन। ठीक है। अवंती उज्जैन। ठीक है। और इसका यहाँ पर कौन था? चंड प्रद्योत, जो कि किसने? बिंबिसार ने भेजा था इसके इलाज करने के लिए। ठीक है। चंड प्रद्योत की किसको? जीवक को, अभी जस्ट मैंने बताया। फिर है शासन और समाज का। गणतंत्र वाला कौन था? तो लिच्छवी वैशाली वाला था। और राजतंत्र वाला केंद्रीय सत्ता था। ठीक है। प्रशासन कैसा था? तो अधिकारी सभा परिषद था। सामाजिक संरचना कैसी थी? तो जाति प्रथा और व्यापार था। ठीक है। और कुछ नगर पाटलिपुत्र तो प्रशासनिक केंद्र गंगा और सोन नदी के संगम पर था। श्रावस्ती बुद्ध का निवास था। उज्जैन व्यापारिक मार्ग था। और तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? एक महान साम्राज्य। और इनके समय कौन था? चाणक्य था, आपको पता है, उनके राजगुरु थे। शांतिदूत धर्म में अशोक महान थे। मतलब ये बिंबिसार मगध संस्थापक थे। मगध में हरेक वंश के संस्थापक और उसने विस्तार किया था। कनिष्क कुषाण शासन, मतलब कुषाण जो वंश था उसका था। और बहुत ही सबसे प्रतापी राजा था। उसी को भी अशोक भी, द्वितीय अशोक भी बोला, इसको अशोक भी बोला जाता है। तो और हर्यक, और इससे पहले मौर्य वंश से पहले कौन कौन थे? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये सब पूछता है, आ जाता है कि इनमें से कौन पहले थे? तो हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश, याद रखिएगा। और संस्कृति कैसी थी? तो साहित्यिक बोले तो महाकाव्य वेद था। धर्म जैन और बौद्ध इसमें जनपद में हुआ था। तो कला स्थापित क्या था? तो मूर्तियाँ, स्तूप और सिक्के सब चले थे। तो ये छोटा सा भाग था। बाकी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अवंती की राजधानी का भी बताया मैंने, उज्जैन था। चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था? अभी जस्ट मैंने बताया अवंती का था। 6ठी शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तभी जस्ट मैंने बताया। तो यहाँ पे मल्ल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो लिच्छवी दिया नहीं है।
वैशाली भी नहीं दिया है, तो मल यहाँ पर हो जाएगा। ये कुछ देख सकते हैं कि महाजनपद की कुछ यहाँ पर दिया गया है, सब जो वहाँ पर अधूरा था यहाँ पे। तो मगध की राजधानी गिरिवज्र और राजगिरी, ठीक है। पटना गया बिहार सब आ जाता है वर्तमान स्थिति। अंग का चंपा है, जो कि कौन सा हिस्सा पड़ता है आजकल बिहार में, तो भागलपुर, मुंगेर और बिहार में, ठीक है, बिहार में है। बज्जी वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली आ जाता है। काशी वाराणसी, जो कि वाराणसी यूपी में आपको पता है। कौशल श्रावस्ती, जो अयोध्या के और फैजाबाद के क्षेत्र में आते हैं। वत्स कौशाम्बी प्रयागराज वाला क्षेत्र है। अवंती उज्जैन महिष्मती, जो कि आजकल उज्जैन आपको पता है कि शंकर भगवान के लिए बहुत फेमस है, और कहाँ पे पड़ता है, मालवा मध्य प्रदेश में। कुरु इंद्रप्रस्थ और आधुनिक दिल्ली में है, आधुनिक दिल्ली वाला क्षेत्र है, और कहाँ पे, मेरठ के आसपास पड़ता है। तो ये आप लोग का था, इतना थोड़ा याद कर लीजिए, ये बहुत फेमस है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। फिर है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश था। अजातशत्रु हर्यक वंश का था। उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, इसलिए इसे प्रीतहंता, इसने पिता को हत्या किया था, इसलिए प्रीतहंता भी कहा जाता है किसको, अजातशत्रु को, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवी द्वारा किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध किस में है, तो अंगुत्तर निकाय, ठीक है, और भगवती सूत्र में भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, अंगुत्तर निकाय किसका था, ये बौद्ध धर्म का था, लेकिन भगवती सूत्र किसका, जैन ग्रंथ था, और इनमें दोनों में क्या 16 महाजनपदों का उल्लेख है। फिर है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुई थी, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है, तो नंदवंश है, ठीक है, जो कि मौर्य से पहले नंदवंश था ही, ठीक है। और ये आगे का देखते हैं, या जाके आपको पता है कि नंदवंश का महापद्मनंद बहुत ही फेमस था, बहुत ही प्रतापी राजा था, ठीक है। और अगला ये देखिए, जो भी क्वेश्चन है ना, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, सब ये पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देखना, अच्छे से देखना, पूरे अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि बिहार जो भी एग्जाम लेता है उसमें बहुत रिपीट करता है क्वेश्चन। अंग जनपद की राजधानी क्या थी, तो अंग की चंपा थी, ठीक है। वत्स का राज्य स्थित है कहाँ पे, तो इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास। फिर है कि प्राचीनतम भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र है, तो गंगा मैदान। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो राजगीर, और जिसको राजगिरी बोला जाता था। और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कई बार पूछा गया है, देख रहे हैं, कई बार पूछा गया। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कौशाम्बी वत्स थी, ठीक है। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो वत्स की थी। कौन सा महाजनपद चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था, तो मगध था, ठीक है। मगध के शक्तिशाली होने का मुख्य कारण क्या थे, लोहे के खदानों की उपलब्धता, उपजाऊ गंगे मैदान और हाथियों का बहुलता था, ठीक है। इसमें हम कुछ देख लेते हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार, और उसके प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु उदयन भी थे। शिशुनाग वंश के, तो शिशुनाग संस्थापक था, ठीक, और उसके प्रसिद्ध राजा कलशोक था। नंद वंश के महापद्मानंद, और उसके प्रसिद्ध शासक घनानंद भी था, ठीक है, जो कि जिसको खत्म करके, घनानंद को ही खत्म करके तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसके कौन कौन है, बिंदुसार और अशोक भी फेमस थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर सोन और गंडक के संगम पर बसा है, तो पाटलिपुत्र है, ठीक है, याद रखना। हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र वर्तमान पटना बनाया था, जो 3 नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। ये 3 नदी इसलिए बोला है ना कि गंडक भी वहाँ पे जाकर उससे जस्ट थोड़े पहले मिलता है, लेकिन गंडक भी वहाँ मिलता है, ठीक है, तो इसीलिए उसका बोला था, क्योंकि उस टाइम तीनों के मिलने पर ही बसाया था। अब तो अलग अलग हो गया ना। अवंती की राजधानी कौन थी, तो अवंती की राजधानी है उज्जैन, ठीक। निम्न में से कौन सा मिलान सही है, तो अंग चंपा बिल्कुल सही है, काशी वाराणसी बिल्कुल सही, कौशल श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी, ये चारों तो इस आमने सामने मैंने दे दिया है, आप लोग देख लेना। रिवीजन देख लेते हैं हम लोग चार्ट से। तो मगध की अब जस्ट मैंने बता दिया, ये सब हो गया है, ठीक है। मल कुशीनारा, ये देवरिया यूपी में है, ठीक है। मल कुशीनगर, जो कि कुशीनगर में आप जाएंगे तो बुद्ध भगवान का मिलेगा, क्योंकि उनको वहाँ पे ही महापरिनिर्वाण मिला था, उनकी मृत्यु हुई थी, तो आपको पता है कुशीनगर में उनका बहुत बड़ा मूर्ति है, सोया हुआ है, तो आप लोग देख लेना एक बार। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के संबंध में निम्न कथन पर सही है, तो
इसके मुख्य 4 भाग हैं। विनय पिटक के मुख्य 4 भाग, गलत भाई। बौद्ध भिक्षुओं के 227 नियम है, बिल्कुल सही है। बौद्ध पूर्व जन्म की कथा है, गलत। बौद्ध भिक्षुओं के लिए 311 नियम है, तो ये बिल्कुल है, यानी 2 और 4 आपका सही है। विनय पिटक में संघ के अनुशासन के नियम है, ठीक है। और कथन 3 में क्या है, तो जातक कथाओं से संबंधित है, ठीक है, इसलिए ये बोला था बुद्ध के पूर्व जन्म, बल्कि ये जातक कथाओं से जो शुद्ध पिटक का हिस्सा है, ठीक है। तो ये व्याख्या भी देख लेना। आजीविका संप्रदाय के बारे में कथन पर विचार करें। मखाली ये है कि ये आपका सही है, ठीक है। मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, सही है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, बिल्कुल सही है। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, बिल्कुल सही है, यानी आपका तीनों सही है, ठीक। सी वाला तो दिया ही नहीं है। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, तो पाटलिपुत्र में आपको तृतीय होता है, ठीक है। और ये आपका बौद्ध से कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं। तो मूल सिद्धांत क्या थे, तो 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण और अहिंसा, तो ये सब इसके मूल सिद्धांत थे बौद्ध धर्म के। और बोला जाए कि मूल सिद्धांत जैन धर्म क्या थे, तो पंच महाव्रत, अनेकतावाद, कैवल्य, अहिंसा, ये भी था, ठीक है। तो ये भी देख लेना। और तीर्थ का क्या थे, तो गौतम बुद्ध क्या थे, शाक्य मुनि थे, गौतम बुद्ध शाक्य मुनि, और ये तीर्थ पहले तीर्थंकर थे ना। और महावीर स्वामी की बात करें इसमें जैन धर्म वाला, तो महावीर स्वामी ये कौन से, ये 24वें तीर्थंकर थे। 23वें आपको पता है कौन है, तो 23वें आप बताना। फर्स्ट वाले तो आपको पता है, फर्स्ट वाले भी बताना, 23 वाले भी बताना, और 24 वाले महावीर स्वामी है, और इसके बाद में कोई नहीं बना है, ठीक है। और बाकी ये सब आप लोग देख लेना, ये सब इतना देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन ही मैंने बहुत सारे देख कर रखा है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये तो आ गया पार्श्वनाथ था, जो कि मैंने पूछा था कमेंट में। और देखिए पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थ और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को हुई थी। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्ष तक तपस्या और समाधान में जीवन कहाँ व्यतीत किया था, तो ये किया था गया में, ठीक है। बोध गया बोला जाता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, तो किसके द्वारा, तो मुगली पुतेशु, आपको पता है अशोक के टाइम पे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति की रस्म, तो आपको पता है कनिष्क ने। महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर अब जस्ट बताया। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वैशेषिक, ठीक है। महर्षि करांत ने वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत परमाणु सिद्धांत का दिया था, ठीक है। त्रिरत्न या 3 रत्न, जिसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्न से किससे संबंधित है, तो ये आपको जैन धर्म से है, ठीक है। जैन धर्म के 3 रत्न क्या थे, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र था। कुछ हम देख लेते हैं बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। तो जन्म क्या था, लुम्बिनी में हुआ था नेपाल में, और उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल एवं सांड था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है, तो बोधगया में, बिहार में, और उनका चिन्ह क्या था, बोधि वृक्ष, पीपल। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ यूपी में, और इसका प्रतीक चिन्ह था चक्र, धम्म चक्र, ठीक है। और मृत्यु जिसको निर्वाण बोलते हैं, कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में, यूपी में, और इसका प्रतीक चिन्ह है अस्तु, याद रखना, ठीक है। अगला है कि महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था, तो महामाया था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, तो बौद्ध धर्म के थे, ठीक है। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्कर्म गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो कौन थे, आनंद एवं अशोक घोष। जबकि वो क्या थे, अलार कलाम, सटीक उत्तर होना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे नहीं दिया है अलार कलाम, लेकिन हाँ ये आंसर सही होता है अलार कलाम, ठीक है। यहाँ पे तो दिया है अलार कलाम, ठीक है। तो अलार कलाम बिल्कुल सही है, तो आनंद ये नहीं होगा, बल्कि आपका आंसर हो जाएगा अलार कलाम, आपको याद होना चाहिए, ठीक। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने किससे ली थी, तो अलार कलाम से, ठीक है।
बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो गौतमी थी, प्रजापति गौतमी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इनका ये कहना था। और ये गौतमी प्रजापति इनकी माँ थी। ठीक है, जो कि इनको पता है कि इनकी माँ तो ख़त्म हो गई थी, तो इनकी मौसी थी जो इनको पालन किया था गौतम बुद्ध के। ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में है। ठीक है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी तक का है, तो कौन सी पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, वो भी एक बार नहीं दो बार पूछा हुआ है। वर्तमान वृक्ष को कनिंघम ने लगवाया था, जो मूल वृक्ष की 5वीं पीढ़ी मानी जाती है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को सम्मिलित करना है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बिल्कुल। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में। ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो गुप्त का है। ठीक है। गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और उनका राजकीय चिन्ह गरुड़ था। और अगला हम लोग देखें तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। ठीक। मखली गोसाल परम में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के कारण उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की और इनका सिद्धांत क्या था? नीतिवाद। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता है? तो आजीवकों के। मौर्य शासक अशोक और उनके पौत्र ठीक दशरथ ने आजीवकों के लिए बराबर और नागार्जुनी पहाड़ में गुफाओं का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। ठीक है। जैन कपिल सूत्र को किसने लिखा है? तो भद्रबाहु ने। कपिल सूत्र को किसने? जैन कपिल सूत्र किसने? तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ ही कहाँ गए थे? कर्नाटक बेलगोला गए थे, श्रवण बेलगोला। ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना, ये मैंने आपको दे रखा है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है कि उन्होंने जब बाद में समाधि लेके श्रवण बेलगोला में नदी के अंदर समाधि लेके वो अपने आप को मृत्यु को प्राप्त किया था। ठीक है। और किसके साथ गए थे? वो भद्रबाहु के साथ गए थे। जब क्या हुआ था? जब यहाँ पे अकाल पड़ गया था, उत्तर भारत में मगध में अकाल पड़ गया था, तब अशोक ये क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ चले गए थे कर्नाटक श्रवण बेलगोला। ठीक है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव, क्योंकि आपको पता है कि जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। और वास्तविक किसको? तो महावीर को। जैन धर्म के अणुवर्तों के निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आजीवा वणुवत, ये नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन क्या क्लेश। ठीक है, ये समान है। अहिंसा समान है। वेदों के प्रति उदासीनता सही है। रीति और रिवाजों की अस्वीकृति ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आत्मदमन का भी। जैन धर्म कठोर तपस्या और शरीर को कष्ट देने में विश्वास करता है। ठीक। जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर जोर देता है। और जैन धर्म और उनके प्रतीक देखते हैं तो ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ बोले थे, ये प्रथम थे और इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ बैल है। संभवनाथ कौन थे? तृतीय वाले हैं। इनका क्या है? अश्वघोष है। अश्व मतलब घोड़ा है। परशुनाथ ये 23वें है और इनका क्या है? सांप है। महावीर क्या है? 24वें और इनका क्या है? सिंह है। ठीक है। तो ये 4 लोग का देख लेना, पूछ देता है एग्जाम में कभी। महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो पावा में किया था। ठीक। संवत्सरण वह स्थान है जहाँ तीर्थंकर दिव्य उपदेश देते हैं। महावीर ने अपना दूसरा उपदेश पावापुरी में दिया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? परशुनाथ, बहुत बार हो गया। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। पुरानी एनसीईआरटी में 540 ईसा पूर्व और नवीनतम शोधों में 599 ईसा पूर्व का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और परीक्षा में क्या इसकी सही मानता है? तो 540 ही। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो अभी जस्ट पता है संभवनाथ। और संभवनाथ की क्या थी चिन्ह? तो ये देखिए, संभवनाथ का चिन्ह था आपका अश्व घोड़ा। ठीक। अगला है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन का अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा प्राण किया, वहीं में पानी में अंदर समाधि लेके। ठीक है। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था तो भद्रबाहु द्वारा। ठीक। क्योंकि यही दक्षिण गए थे।
और बौद्ध धर्म से देखें तो प्रथम बौद्ध परिषद कब और कहाँ स्थापित की गई थी, तो कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपको पता है राजगृह में लगभग 483 ईसा पूर्व में। ये हम लोग ने बता दिया। विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था, तो धर्मपाल द्वारा किया गया था। और ये बौद्ध से आपका मैंने थोड़ा ये आपको मैंने दे रखा है माइंड मैप, तो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग कौन होते हैं, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ये सब मैंने दे रखा है। प्रमुख सिद्धांत कौन था, तो अहिंसा, कर्म निर्माण, पूंजी और मध्य मार्ग, ये सब था। और ये सब देख लेना। पवित्र ये सब आपको पता है कि महायान, हीनयान, वज्रयान, ये सब आप लोग को पता गया था। त्रिपिटक भी है, ठीक, तो देख लेना। ये मैंने सब दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो क्या थी, पाली थी, ठीक है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा जो अपना उपदेश देते थे किस में देते थे, पाली भाषा में देते थे। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे, जबकि जैन धर्म ने प्राकृतिक में दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे क्या बोला जाता है, बहुत पूछता है कि प्रवचन को क्या बोला जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोला कहा जाता है। कहाँ दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन निम्न से किए गए स्थान पर हुआ था, इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहले क्या कहाँ किया गया था, तो राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन, यानी पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 1 4 3 डी हो जाएगा, ठीक। अगला है, इसका हम लोग देख लेते हैं। तो ये मैंने पहले बता रखा है, जस्ट मैंने पढ़ा रखा है, तो आप लोग देख लेना। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, तो गौतम बुद्ध देते हैं। और मैंने अष्टांगिक मार्ग अब जस्ट मैंने पीछे बताया, देख लेना। भगवान बुद्ध ने को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया, सबको पता है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, तो इंडोनेशिया में, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर, इंडोनेशिया, ये नाम है क्या, बोरोबुदुर, इंडोनेशिया के जावा प्रांत में है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के काल में हुआ था, ठीक। बौद्ध बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है मृत्यु से, स्तूप, ठीक है, मृत्यु का चिन्ह है स्तूप। और बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह है, तभी जस्ट मैंने ये भी पीछे मैंने बता दिया था, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। गृह त्याग मैंने नहीं बताया था, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्कर्म, और इसका चिन्ह है घोड़ा, ठीक। और प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन, मृत्यु महापरिनिर्वाण और ज्ञान को निर्माण, ठीक है, याद ये पूछता है, ठीक, याद रखना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता है गौतम बुद्ध थे। और त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो बौद्धों के हैं। त्रिपिटक में कौन कौन है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक की भाषा, और कौन सी है, पाली है। वज्रयान संप्रदाय है, तो बौद्धों का है, ठीक है। और वज्रयान शाखा में मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष की बात कही गई है। इसमें बौद्ध धर्म के पतन में मुख्य भूमिका निभाई है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी, सबको पता है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, तो दिगंबर नहीं है, ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म से संप्रदाय, ठीक है। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी, तो बौद्ध धर्म की। फिर बोला है कि निम्नलिखित में बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, तो मध्यम मार्ग का। बुद्ध ने अति कठोर तपस्या, अत्यधिक भोग विलास को त्याग कर मध्यम मार्ग को अपनाया था, ठीक है। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक है, तो महान संरक्षण में अशोक है, कनिष्क है और हर्षवर्धन है, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपको पता है, बाद में जाकर इन्होंने जैन धर्म ले लिया था, केवल 3, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये महान चंद्रगुप्त, ये आपको दे रहा है। गुप्त वंश, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है भाई, हमको लगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये देख लेना कि अशोक क्या है, तो तृतीय बौद्ध संगति करवाई थी और श्रीलंका में प्रचारक भेजे अपने पिता महेंद्र और संघमित्रा नाम है, ठीक है। कनिष्क ने चतुर्बौद्ध संगति करवाई थी और महायान शाखा को बढ़ावा दिया था। महायान, और इन्हीं के टाइम में महायान हीनयान में बदल गया था, मतलब महायान हीनयान में बट गया था। हर्षवर्धन कनौज में धर्म सम्मेलन करवाया था, इन्होंने कनौज में धर्म सम्मेलन करते हैं, जिसको 5वीं बौद्ध संगति बोला जाता है, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय आया था, पूछता है ह्वेनसांग किसके समय था, हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। तो हम लोग ना मगध साम्राज्य और मौर्य राजवंश, ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा बौद्ध से ही संबंधित है, तो कर लेते हैं भाई। चलो अभी टाइम है, 1 घंटा से प्लस ही कर लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है, ठीक। जातक पवित्र ग्रंथ है,
तो बौद्धों का है। जातक कथा में बौद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय। चलिए आगे चलते हैं। ये पूछता है कि जातक कथा में क्या है, तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो आपको पता है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से है। निम्न में से किसके समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी, तो क्रम के सिद्धांत में किया था। बिहार में विशाल की नगरवधु अमरपाली किसके शासनकाल में थी, तो लिच्छवी। तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यहूदी धर्म का। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कि हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश के। तो सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने कराया था। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका थोड़ा सा माइंड में मैंने बना के डाला हुआ है, तो आप लोग एक बार देख लेना। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, ये सब मैंने दे रखा है। तो कैसे कैसे आप लोग एक बार देख लेना, एक झलक देख लेना। एक झलक देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम सोच रहे हैं कि ये क्लास आगे ही करते हैं। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश को हम लोग आगे ही करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और ये आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आप आज के लिए बस इतना ही। 1 घंटा का क्लास रहा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि बुरा लगता है कि आप देख के भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिस स्टूडेंट का नेचर ऐसा होना चाहिए कि कोई भी चीज़ उसको फ्री में मिले और अच्छी चीज़ मिले, तो वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, और जो भी मैं बोलता हूँ कमेंट करने के लिए, तो कमेंट जरूर करें। आपको जिस टॉपिक भी चाहिए तो उसको कमेंट कर देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने देखा हो तो थैंक यू।